हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से मिल रहे हैं और इस बार हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को खत्म करने के लिए मिल रहे हैं। शायद यूनिट के अगले हिस्से में हम बोहर की बहुत कम बात करेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि बोहर ने जो मॉडल दिया एटम का, उसकी क्या क्या लिमिटेशन रही, क्या क्या कमियां रही, किन दायरों में रहकर वो काम करता था, उससे आगे वो क्या नहीं बता पाया, उसकी लिमिट से बाहर, राइट, वो क्या नहीं बता पाया एटम के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले है बोहर मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम। उसने एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। बट वो ये नहीं बता पाया कि h/2 कहां से आया है। उसने ये रैंडमली चूज किया था। एनर्जी को देखा कि एनर्जी को, जो एनर्जी निकल रही थी एटम से, उसके एमिशन स्पेक्ट्रा वगैरह से, तो वहां से उसने इस वैल्यू को चूज किया था। बट यही वैल्यू किसी और तरीके से वो प्रूव करता कि एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 होता है। जब उसे प्रूव करने के लिए कहा गया तो उसके पास प्रूफ नहीं था इस बात का, राइट। वो कहता था बस होता है, मुझे नहीं पता कहां से होता है। ओके, दूसरी बात, अनेबल टू एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम। एटम ऐसा नहीं होता जैसा बोहर ने बताया था। बोहर एटम को थाली के जैसा दिखा रहा था, प्लेट की तरह, राइट, जैसे ये सर्कल में बता रहा था एटम को। बट एटम 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, राइट। 3 डायमेंशनल होता है एटम। ओके, बोहर की तरह नहीं, वो सर्कुलर नहीं होता एटम। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 3D में एटम कैसा होता है। ओके, अगली बात, जब हाइड्रोजन के अलावा किसी ऐसे एटम का स्पेक्ट्रा लिया गया जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, वहां हमने पाया कि जो स्पेक्ट्रा में जो लाइंस बन रही थी, लाइंस, लाइन स्पेक्ट्रा जो लिया था हाइड्रोजन का, वैसा ही स्पेक्ट्रा अगर हम किसी ऐसे एटम का ले रहे थे जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, वहां इन लाइनों के बीच हमें हल्की लाइन और भी ऑब्जर्व हो रही थी। मतलब इन लाइंस के अलावा भी हमें बहुत हल्की लाइंस दिख रही थी। वो ये नहीं बता पाया ये लाइंस कहां से आती है। उस एक्सप्लेन करता था चीजों को, बट सिर्फ उन चीजों को जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। ओके, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर। ओके, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट। स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट क्या होता है? हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रा लिया जाता है और उस एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी के अंदर उन एटम्स को रखा जाए, तो स्पेक्ट्रा जो बन रहा था उनके बीच में हमें लाइंस ऑब्जर्व हो रही थी। इन लाइंस को स्टार्क इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, राइट। जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then we observed some line other than these dark lines, right? Other than these dark lines we get some light lines also, हल्की हल्की लाइंस और भी मिल रही थी। इसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। ये लाइंस यानी स्टार्क इफेक्ट क्यों आता है बोहर नहीं बता पाया। जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लेते हैं या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का स्पेक्ट्रा लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एटम रख दिया, फिर उसका स्पेक्ट्रा लिया, तब भी हमें यही लाइंस ऑब्जर्व हुई। इसे जीमैन इफेक्ट कहा जाता है। जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में हल्की लाइंस, इन लाइनों के बीच। जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड जब लगा दिया जाता है तो जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो उन स्पेक्ट्रा के अलावा हल्की लाइन और भी ऑब्जर्व होती है। इसे जीमैन इफेक्ट कहा जाता है। मैंने ऐसे रटा था ये बात कि जीमैन में एम आता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एटम को रखेंगे तब जो लाइंस हमें मिलेगी, हल्की लाइंस इनके अलावा, राइट, उसे जीमैन इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे जब, तब जो लाइंस मिलेगी इन मेन लाइंस के अलावा, उन्हें स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। तो स्टार्क और जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, इलेक्ट्रॉन, हमने बाद में यह पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ ऐसे नहीं घूमता, राइट, रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि वो रोटेट भी करता है, वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, राइट। उसके मॉडल में इस बात का कहीं जिक्र नहीं था। बाद में जैसे हम और एडवांस होते गए, हमने देखा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे नहीं घूमता, बल्कि वो स्पिन भी करता है,
राइट। स्पिन के बारे में वो कुछ नहीं बता पाया। इवन बच्चों जो बोहर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है इन ए सर्कुलर मैनर, उस सर्कुलर मैनर में भी नहीं घूमता। कुछ इलेक्ट्रॉन, हम आगे बढ़ेंगे, इलेप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, मतलब सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल। ये इलेप्टिकल पाथ के बारे में बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कमियां थी, ये कमियां रही बोहर मॉडल ऑफ एटम की, जो आगे चलकर दूर की क्वांटम मैकेनिक्स ने, क्वांटम साइंस ने, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिन्होंने साइंस के सारे सिद्धांतों को नए तरीके से समझाने की कोशिश की। हम वहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों आज आगे का टॉपिक। हम क्वांटम कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्वांटम ने क्या क्या बताया। क्वांटम क्या है? क्वांटम एक ब्रांच है साइंस की, राइट। क्वांटम मैकेनिक्स, आपने शायद आप में से किसी ने सुना हो क्वांटम मैकेनिक्स, हम उसकी बात करेंगे। उन्होंने एटम को कैसे एक्सप्लेन किया। नो डाउट उन्होंने बोहर वगैरह सबका सहारा लेके तभी उस ब्रांच को आगे बढ़ाया। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि क्वांटम ही सब कुछ है। ओके, क्वांटम के डेवलपमेंट में इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे बोहर हो, राइट। चलिए बच्चों क्वांटम स्टार्ट करते हैं। तो ये आप नोट डाउन कीजिए, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा हमने कहा कि हम एक साइंस की नई ब्रांच को से डील करने वाले हैं, नई ब्रांच से मिलने वाले हैं क्वांटम से। वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम साइंस कैसे आगे बढ़ी ये देखिए। वैसे क्वांटम का मतलब है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि हर चीज गिनती की है। लाइट भी गिनती में आ रही है, मतलब फोटोन पैकेट्स में आ रही है। ओके, कोई भी चीज कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये है क्वांटम, हर चीज को 1 2 3 ऐसे काउंट किया जा सकता है। तो ये मतलब है क्वांटम का। खैर सबसे पहले डी ब्रोगली ने क्या कहा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हुआ बच्चों, आइंस्टाइन ने 1905 में यह बात कही कि लाइट जो है वो एक वेव नहीं बल्कि मैटर भी है। अब समझना, लाइट जो है वो वेव नहीं है, वो मैटर भी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए वेव और मैटर में फर्क क्या होता है। वेव क्या होती है? जो हमेशा चलती रहती है। पहली बात, वेव क्या होती है? जो एक ही जगह में 2 3 4 हजारों लाखों वेव्स एक साथ आ सकती है, राइट। मैटर क्या होता है? मैटर रुक भी सकता है, मैटर चल भी सकता है। जो हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल या लैपटॉप है वो एक मैटर है। उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो वेव्स हैं। इस कमरे में कितनी भी वेव्स आ सकती हैं बट कितना भी मैटर नहीं आ सकता। जहां एक मैटर रखा हुआ है, दूसरे मैटर को अगर आप वहां रखना चाहते हो तो इसको हटाना पड़ेगा। ओके, एक ही जगह में एक से ज्यादा मैटर नहीं आ सकता बट वेव्स आ सकती हैं। वेव्स हमेशा इन मोशन, वेव्स आर ऑलवेज इन मोशन। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड पार्टिकल्स। जब आप किसी को कुछ फेंकते हो, किसी को कुछ जैसे आपने हिट किया अपने भाई या बहन को, कोई चीज फेंकी उसकी तरफ, तो जो जा रही है वो मैटर है, जो उससे टकरा रहा है वो मैटर है, राइट। तो आइंस्टाइन ने जब अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया तो उसने कहा कि लाइट ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। लाइट ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। यह बिहेवियर लाइट का मैटर जैसा है। मतलब लाइट वेव है, सबको पता था, बट आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसका जिक्र किया कि जो लाइट किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है तो वो लाइट वेव नहीं है बल्कि वो तो मैटर की तरह काम कर रही है। जब आप किसी को कुछ फेंक के मारते हो तो वो चीज आगे चली जाती है और वो वहां रुक जाती है। हाइपोथेटिकली हम ये बात कर सकते हैं। तो वेव भी तो ऐसा कर रही है, जब किसी मेटल सरफेस से टकरा रही है तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है। ओके, तो 1905 में आइंस्टाइन ने इस बात का जिक्र किया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल भी है, मैटर भी है। ओके, मैटर और पार्टिकल इज द सेम थिंग। ओके, इसी बात को आगे बढ़ाया फ्रांस के एक फिजिसिस्ट डी ब्रोगली ने 1924-25 के आसपास उसने सबसे पहले पुख्ता तौर पे विद 100% श्योरिटी ये कहा कि हर चीज, सिर्फ लाइट नहीं, हर चीज जो चलती है वो
मैटर भी है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। मतलब वो पार्ट, जैसे बस चल रही है तो बस जब चल रही है तो वो आपको एज ए पार्टिकल दिख रहा है, बट द फैक्ट इज दैट बस ऐसे चल रही है। जब आप किसी को बॉल फेंकते हो तो वो बॉल, या क्रिकेट में जब हम देखते हैं तो वो बॉल पार्टिकल है, राइट, बट साथ में वो वेव की तरह भी चलती है। मतलब हर वो चीज जो मोशन में है, जो चल रही है, वो ड्वेल कैरेक्टर रखती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इस बात का जिक्र सबसे पहले डी ब्रोगली ने किया 1924-25 के आसपास, राइट। हर चीज जो मोशन में है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब आप कहेंगे सर वेव हमें ऑब्जर्व तो होती नहीं है, इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। ओके, तो ड्वेल नेचर, ड्वेल का मतलब दो दो नेचर है, हर एक चीज की दो प्रकृति है। जो जब कोई चीज मोशन में है तब वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। ओके, वेव के बारे में अगर मैं, जैसे मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है अगर डी ब्रोगली की माने तो एज ए पार्टिकल भी चल रहा है, राइट, और एज ए वेव भी वो चल रहा है। मतलब वेव की तरह क्रस्ट रफ भी बना रहा है और किसी पत्थर की तरह जब वो किसी से टकराएगा तो उसे धकेलेगा भी। तो इसके पास दोनों नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अगर मैं इसके वेव नेचर की बात करूं तो वेव नेचर के हिसाब से इसकी एनर्जी है एच न्यू। भाई वेव की एनर्जी कितनी होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स? एच न्यू, राइट। तो मैं यहां लिख दूं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक था शायद उसका नाम, प्लैंक्स गलत बोल रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक E इज इक्वल टू एच न्यू, ओके, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये भी होता है। अब आप कहोगे ये कब होता है? आपको पता है ये होता है। ये किसके लिए होता है ये फॉर्मूला? ये होता है पार्टिकल के लिए। जब इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल होगा, एज ए पार्टिकल अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो mc स्क्वायर, m इंटू जिस स्पीड से वो चल रहा है वो, या वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से चल रहा है तो यहां हम वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लेंगे, राइट। ये किसने कहा था इज इक्वल टू mc स्क्वायर? ये कहा था आइंस्टाइन ने, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है, मतलब वेव वाली एनर्जी भी है, और पार्टिकल नेचर भी है, मतलब पार्टिकल वाली एनर्जी भी है। ओके, राइट। डी ब्रोगली कहता है कि इसके पास दोनों एनर्जी है, ओके, और दोनों एनर्जी इक्वल है। जितनी पार्टिकल एनर्जी है, पार्टिकल की फॉर्म में जितनी एनर्जी होती है, यानी जितना mc स्क्वायर इसके पास है उतना ही h न्यू भी है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। सो h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ये फ्रांस में कुछ नाम ऐसे लिखे जाते हैं कि डी पहला लेटर स्मॉल आता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, राइट। एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, क्योंकि उसने सबसे पहले कहा कि ये दोनों ही चीजें इसके अंदर है। प्लैंक्स वेव के बारे में बता रहा था, आइंस्टाइन पार्टिकल के बारे में बता रहा था, डी ब्रोगली कह रहा था ये दोनों ही हर उस चीज के अंदर है जो चल रही है, जो मोशन में है। ओके, सो एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां से हटा रहा हूं ऊपर से। ओके, एच न्यू की बात करें तो किसके बराबर होता है? c बाय लैम्डा, राइट, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। c से एक c कैंसिल, राइट, तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को साइड लेके जा रहा हूं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc, राइट, इसको हटा रहा हूं। mc क्या है? c क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेंगे, और अगर वो इस स्पीड से नहीं चल रहा तो हम इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। mv क्या है? v क्या है? वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो चल रहा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की बजाय किसी बस की वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा है वेवलेंथ, तो हमें बस का मास और उसकी वेलोसिटी यहां लेनी पड़ेगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि जो बस चल रही है, जब वो बस चल रही है तो उसका वेवलेंथ कितना है, राइट। ओके, चलिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, और लैम्डा इज इक्वल टू h बाई मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम भी होता है, तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। ये बात जो हमने शायद 5-6 मिनट में खत्म कर दी, ये उस टाइम की बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, बहुत बड़ी क्रांति थी। इसके बाद हमने एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, हर चीज को एक अलग
नजर से देखना स्टार्ट किया, उसमें इन्हीं बातों का सहारा लेकर हम उन बातों को एक्सप्लेन कर पाए। तो जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो इसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लेन होता चला गया, राइट। वो सारे गुत्थियां सुलझती गई एटम के बारे में जो हमें कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है बच्चों, खैर तो ये डी ब्रोगली था। अब उस बात पे आते हैं जो बात शायद आपके दिमाग में चल रही हो कि बस चलती हुई हमें वेव्स की तरह क्यों नहीं दिखती। जब आप साइकिल लेके जाते हो किसी प्लेन रोड पे तो आपको वो मजे क्यों नहीं आते जो किसी ऊंट के ऊपर बैठने पर आ सकते थे। या अगर साइकिल वेव की तरह होती तो बिल्कुल ऐसे चलती जैसे किसी आप कैमल की सवारी कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा क्यों नहीं होता, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं बच्चों। देखिए इसको समझने के लिए एक बार आप इस इक्वेशन पे नजर डालें। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एच बाई एम वी, एच का मतलब है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है इस चलते हुए इलेक्ट्रॉन की। मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 और मान लो वो v वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी बिना माने आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, अब क्या होगा कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू इस लैम्डा की वैल्यू को बढ़ा देगी, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा बहुत ज्यादा होगा, राइट। या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो यहां प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। एक इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम है, यानी ये बहुत छोटी वैल्यू, ये बहुत छोटी वैल्यू, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, राइट। और जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो बहुत कम नहीं मिलता, ओके। बट अगर मैं किसी साइकिल की बात करूं तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एच तो वही रहेगा। उसका मास मान लेते हैं 25 केजी की साइकिल है आपकी और वो v वेलोसिटी से चल रही है। अब ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो लैम्डा तो बहुत कम हो जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूं ये छोटी वैल्यू, अगर यहां बहुत छोटी वैल्यू होती तो इसको कैंसिल आउट कर देती, बट ये लार्ज वैल्यू इस बहुत छोटी वैल्यू को और भी छोटा कर देगी और जो रिजल्ट हमें मिलेगा साइकिल के चलने पर उसकी वेव्स का वो कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसा मतलब जो वेव्स, जो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है वो इतना कम होगा कि हमारी आंखें उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगी। मतलब एक चलती हुई बस हमें वेव्स की तरह नहीं दिखती बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, वो इतनी कम है कि हमारी आंखें उसे देखकर भी नहीं देख पा रही। मतलब हमें दिख तो रही है बस, बट वो हमें वेव्स की तरह वो ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रही क्योंकि हमारी आंखें इतनी कम वेवलेंथ को नहीं देख सकती। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। और ये डी ब्रोगली इक्वेशन काम की तब है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन, किसी प्रोटॉन, किसी न्यूट्रॉन या किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। तो अगर हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें, इवन अगर मैं क्रिकेट के बॉल की बात करूं तो वहां पे भी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी इनसिग्निफिकेंट है, वहां इसका कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि बॉल का वेट बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा होने की वजह से लैम्डा बहुत कम हो जाएगा, इस वजह से बॉल हमें वेव्स की तरह चलती हुई नहीं दिखेगी। ओके, तो पूछा जाता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस कहां है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स में है, नॉट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो बहुत छोटे पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, एटम, वहां तक डी ब्रोगली इक्वेशन मायने रखती है। अगर हम मैक्रो पार्टिकल पे बात करें तो वहां ये इक्वेशन लागू नहीं की जा सकती। ओके बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, इसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जिक्र करते हैं। ये मुस्कान ने प्रॉब्लम भी पूछी थी अपनी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे समझ नहीं आया, तो इस बहाने मुस्कान की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बार दोबारा से करवाने में हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे ईवी इससे डिनोट करते हैं, वो क्या होता है जरा देखो बच्चों। पहले तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को छोड़ो, इस बात को समझो कि ये मेरे पास कोई बैटरी है, राइट। ये उसका पॉजिटिव से जो जुड़ा रहता है वो एनोड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो कैथोड है। और इस प्लेट के बीच में चार्ज है, राइट। इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव चार्ज है। अगर हम यहां कोई इलेक्ट्रॉन रख दें तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो मेरा इलेक्ट्रॉन या आपका इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ भागने लगेगा, राइट। जब वो भागेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आने की दो वजह है। एक वजह जो प्रकृति ने उसे दी, क्या, कि उस पर नेगेटिव चार्ज किया, राइट। दूसरा, हमने ये प्लेट लगाकर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इसकी दो वजह है। एक तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमने प्लेट पॉजिटिव चार्ज की लगा दी, राइट। तो और दूसरा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, ये बात भी मैटर करती है, राइट। इसके ऊपर कितना नेगेटिव है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए ई कह देता हूं। इस पे कितना चार्ज है, ई चार्ज है, राइट। तो ये ई चार्ज और हमारी वोल्टेज दोनों मिलकर इसे काइनेटिक एनर्जी दे रही है, राइट। इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और वोल्टेज जो हमने दी है वो, राइट। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी आई है, जो काइनेटिक एनर्जी आई है, वो होगी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब ई इनटू वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज देंगे, बढ़ा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बढ़ा देंगे, हालांकि हम बढ़ा नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन पे तो 1.6 इतना ही चार्ज रहेगा, बट अगर हम बढ़ा पाते तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ाने पर भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती। मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई, वो काइनेटिक एनर्जी दो वजह से आई है, राइट। और उस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैं उस पे चार्ज और जो वोल्टेज मुझे दिया है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई वो मुझे पता लग जाएगी। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है, जो वोल्टेज हमने दिया है वो। ओके, राइट। आई होप ये बात क्लियर है। इसका मतलब बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज देंगे तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी। आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे। ओके, अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, वो E है, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ओके, mv²। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास आ गई जब हमने उस इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज में रखा। हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले का यूज कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में करना पड़ सकता है, राइट। एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा, बस उसी फॉर्मूले को खोजने की जद्दोजहद हम कर रहे हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी E, और कितनी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इतनी है, बट ये हाफ mv² के इक्वल भी होती है। तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं, तो V की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इस साइड लेके आओ, v² इक्वल टू 2e, m नीचे चला गया, राइट। v इक्वल टू स्क्वायर इस साइड जाकर स्क्वायर रूट, तो 2e m। दोबारा बता दूं, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है, 2 तो 2 होता है, e क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास आ गई, राइट। अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारी स्टार इक्वेशन के पास। स्टार इक्वेशन, स्टार ऑफ द डे कौन है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये हमारी स्टार इक्वेशन है जिसने आकर जिंदगी जीने के मायने बदल दिए उस टाइम काफी साइंटिस्टों के। तो v की वैल्यू यहां रख देते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/, याद है ना हम क्या कर रहे हैं, m इंटू v। v की वैल्यू है √2e अपॉन m, सॉरी स्मॉल m, राइट, स्मॉल m। तो आई होप ये आपको काटना आता होगा, यहां से यहां, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2,
तो 1/2 को जब इससे कैंसिल करोगे तो ये भी ये पूरा कैंसिल होकर यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो बन जाएगा h बाई, ना समझ में आए तो बता देना, बहुत बार गणित हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो लैम्डा इक्वल टू h बाई √2mv, ये आ गया। बस यही करना था, यही करना था। एक बात और कर देते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m, राइट, 2m कितनी वोल्टेज दी थी हमने दी थी v वोल्टेज, और v वोल्टेज से उसकी एनर्जी इतनी थी, राइट, और ये एनर्जी किसके इक्वल थी, ev के। और ये मत कहना सर क्या कर दिया है, ev इसके इक्वल थी ये रूट, और √2me की जगह e क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी क्यों आई उसके अंदर, क्योंकि हमने उस इलेक्ट्रॉन को जिसका चार्ज e था v वोल्टेज में रख दिया, राइट, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो 12mv² है, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और जितना वोल्टेज दिया है। ओके, ये एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी जो उसके अंदर आई है ये 12mv² के इक्वल है, और ये इक्वल है v वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के। ओ प्लीज बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, बस ये खत्म हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की तलाश में थे। अब कहोगे फॉर्मूले का फायदा क्या है, आपसे ये पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट की बैटरी के बीच में रख दिया, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन भागेगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ने पर उसकी वेवलेंथ जितनी होगी वो वेवलेंथ आपसे पूछेगा। इस फॉर्मूले का फायदा है क्या कि V वोल्टेज में जब हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वो भागते टाइम उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। ये सब करवाने का फायदा क्या था, मैं आपसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी बता सकता था, बट मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर कोई आपसे इसके अलावा, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरी चीज के बारे में पूछ ले तो भी आप हिचको ना, ये मकसद था मेरा। मतलब अगर कोई ये कह दे कि किसी के ऊपर Q चार्ज है और उसको V वोल्टेज दिया गया है, तो बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो आप कहोगे देख इलेक्ट्रॉन था तो हमने इतना चार्ज लिया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर आप किसी Q चार्ज की बात कर रहे हो तो मैं E की जगह Q रख लूंगा या रख लूंगी। V वोल्टेज आपने इतना दिया है तो लैम्डा हो जाएगा 2 जितना उसका मास इनटू जितना उस पे चार्ज इनटू जितना वोल्टेज आपने दिया है, वो रख सकता हूं ना मैं इसकी जगह ये। भाई अगर Q चार्ज का कोई पार्टिकल होगा, V वोल्टेज में रखेंगे, Q चार्ज का कोई पार्टिकल होगा, Q चार्ज का, ओ यहां देखो, इस पे फोकस करो, ये कैथोड एनोड लगा दिया आपने और कितना चार्ज दिया, V वोल्टेज दे दिया। V वोल्टेज किसको दिया, जिसके ऊपर Q चार्ज था, तो वो भागेगा ना, इस तरफ भी भाग सकता है, इस तरफ भी, डिपेंडिंग नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तेज भागेगा अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, तेज भागेगा अगर Q ज्यादा होगा। अगर आप उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q इंटू V, राइट। तो ये फॉर्मूला किसी ऐसे पार्टिकल के लिए भी यूज किया जा सकता है जिसके ऊपर Q चार्ज है और जिसको V वेलोसिटी के अंदर रखा गया है। लैम्डा इक्वल टू h बाई 2mev, ई चार्ज V वोल्टेज। एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए जिसकी वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम है। मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वेवलेंथ तभी तो मिलती है, तब क्रस्टफ बनती है, क्रस्टफ तब बनती है तब वो चलता है। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है और भागते टाइम उसकी वेवलेंथ इतनी है तो उसकी वेलोसिटी बतानी है, राइट। अब हम अपनी स्टार इक्वेशन के पास चलते हैं। लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, v निकालना है, सब कुछ हमारे पास है। v इक्वल टू h 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड SI में ले रहे हैं। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, राइट। v इस साइड लिया, लैम्डा इस साइड, 100 एंगस्ट्रॉम ले या मीटर में बदले, मीटर में बदलेंगे। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻10 मीटर, राइट। तो यहां से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की जो भाग रहा है, इसकी वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम है।